बाबा, मुझे डर लग रहा है। आप सब कहाँ हैं? प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालें। चीखते चीखते इसकी आवाज़ बैठ गई थी। बाबा, मुझे डर लग रहा है। मुझे क्यों बंद किया है? वो दरवाजे से सर टकाए फूट फूट कर रो रही थी। यहाँ तक कि रोते रोते इसकी हिचकियाँ बंद गई थी। इसी असना में दरवाजे के बाहर आहट सुनाई दी। वो दरवाज़ा मज़ीद ज़ोर ज़ोर से बजाने लगी। कौन है बाहर? मुझे बाहर निकालो यहाँ से। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मुझे डर लग रहा है, मुझ पर रहम करो। वो पूरी जान से चलाई थी। कदमों की आहट करीब आती जा रही थी। वो जो उम्मीद बिल्कुल छोड़ बैठी थी, एक बार फिर से उम्मीद सर उठाने लगी। और फिर इस कैदखाने का दरवाज़ा खुल गया। वो तेज़ी से बाहर की जानब लपकी। दरवाजे पर मुलाजमा खड़ी थी। इसके हाथ में इसके लिए खाने की ट्रे थी, मगर इसने मुलाजमा को नज़रअंदाज किया और बाहर जाने के लिए लपकी। अब वो एक मिनट भी इस कैदखाने में नहीं गुजार सकती थी। इसे लग रहा था कि अब वो मज़ीद यहाँ रही तो मर जाएगी। मुलाजमा ने एक ही झटके में मनाहिल का बाजू पकड़ा और इसे दरवाजे से अंदर धकेल दिया। इस मुलाजमा के सामने मनाहिल बहुत कमज़ोर सी थी। वो इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। इस कैदखाने में ज़मीन पर बुरी तरह से गिर गई। इसकी कोहनियाँ और घुटने पथरीले फर्श से रगड़ कर बुरी तरह से छिल गए थे। इसका सर भी फर्श से टकराया था। माथे से खून की लकीर निकलकर इसकी धुंधिया गालों पर बहने लगी थी। मनाहिल ने बेयकीनी से पलटकर इस मुलाजमा की जानब देखा। कल तक यही मुलाजमा मनाहिल बीबी करते करते ना थकती थी और आज इसके साथ ये सलूक कर रही थी। अब इस बेइज्जती पर मनाहिल चंद लम्हों के लिए हैरान सी रह गई और फिर वो हिम्मत करके अपनी जगह से खड़ी हुई। वो कल शाम से यहाँ बंद थी और अब जाने दूसरे दिन का कौन सा पहर चल रहा था। मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। क्यों मुझे कैद करके रखा हुआ है? अगर समाद को पता चल गया तो तुम लोगों का वो बुरा हशर कर देंगे। मनाहिल इस मुलाजमा पर बुरी तरह चलाई थी और इसे अपनी ही इस बेइज्जती का शिद्दत से एहसास हो रहा था, मगर मुलाजमा पर इसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। मुलाजमा ने इस पर एक कड़ी सी नज़र डाली और इत्मीनान से अंदर दाखिल हुई। खाने की ट्रे इसके सामने रख दी। मनाहिल ने बेयकीनी से खाने की ट्रे को देखा, जिसमें बासी रोटी और पानी की तरह पतली दाल थी। ऐसा खाना तो इन लोगों ने कभी अपने मुलाजमों को भी खाने के लिए नहीं दिया था। और फिर मनाहिल वहाँ से उठकर बाहर भागने की कोशिश करने लगी। मुलाजमा ने एक बार फिर इसका हाथ सख्ती से दबोच लिया। इसकी गिरफ्त इस कदर सख्त थी कि मनाहिल के मुंह से सिसकी निकली। ये सब मैं समाद साहब के कहने पर ही कर रही हूँ। जिनका नाम लेकर तुम मुझे डरा रही हो, उन्होंने ही तुम्हें यहाँ कैद करके रखा हुआ है और शायद वो तो तुम्हें भूल गए हैं। मेरा एहसान मानो, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आई हूँ। अब चुपचाप खाना खा लो, ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं। अगर बाहर किसी को तुम्हारी आवाज़ें गई तो तुम्हारा बुरा हशर कर देंगे। मुलाजमा ने सख्ती से कहकर मनाहिल का बाजू छोड़ दिया। मनाहिल को चंद लम्हों के लिए सख्त तारी हो गया। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? तुम झूठ बोल रही हो। असमाद मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? वो जानते हैं मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। वो कभी मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। ये सब कहते हुए मनाहिल की आवाज़ सरगोशियों में बदल गई थी। मुलाजमा ने सर हिलाया और वहाँ से बाहर जाने लगी। मनाहिल भी इसके पीछे लग गई, क्योंकि वो मज़ीद किसी भी सूरत यहाँ नहीं रह सकती थी। अब की बार मुलाजमा का दिमाग घूम गया। इसने पलटकर एक ज़ोरदार थप्पड़ मनाहिल के मुंह पर जड़ दिया। मनाहिल को अपना दिमाग घूमता हुआ महसूस हुआ। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। एक बार फिर से गिरने की वजह से इसे बुरी तरह से चोटें आई थी। मनाहिल से आज तक किसी ने ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी और अब इसे एक मुलाजमा ने थप्पड़ मारा था। ये बात मनाहिल की बर्दाश्त से बाहर थी। बेहोश पड़ी मनाहिल को इस मुलाजमा ने नफ़रत से देखा और एक बार फिर से कैदखाने में बंद करके वहाँ से जा चुकी थी। मनाहिल अंधेरे में खामोश पड़ी थी। कोई भी इसे बचाने नहीं आया था। इसे प्यार करने वाले सारे लोग न जाने क्यों इसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे। किसी को भी नहीं पता था कि इस वक्त मनाहिल कहाँ है। आज सुबह से ही मौसम के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। बारिश वक्फे वक्फे से बरस रही थी। ऐसे में इस हवेली के मकीन सर जोड़े परेशान बैठे थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो गया। जलाल मलिक के छोटे बेटे को किसी ने जान से मार दिया था। इसकी लाश खेतों में से मिली थी। यूं जवान मौत पर किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था। सभी सन्नाटे में थे। ये काम किसका हो सकता है?
जलाल मलक के बेटे पर हाथ डालना आसान काम नहीं था। जलाल मलक और अजलाल मलक दोनों भाई थे। दोनों की हवेलियां एक साथ बनी हुई थी। दोनों की मोहब्बत मसाली थी। इन दोनों में कभी कोई लड़ाई नहीं हुई थी। जलाल मलक के दो बेटे थे, समाद मलक और अहमद मलक, और आज अहमद मलक को किसी ने जान से मार दिया था। जबकि अजलाल मलक के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी मनाहिल थी, जो अभी महज 18 बरस की थी। इससे छोटा साद था, जो अभी 16 साल का मुकम्मल हुआ था, और सबसे छोटी रामीन थी, जो अभी 11 साल की थी। दोनों घर अमन और सुकून का गहवारा थे, मगर अचानक ही अहमद मलक की मौत ने फसादात को जन्म दे दिया। जलाल मलक गुस्से से पागल हो रहे थे। इनका बस नहीं चल रहा था कि जिस किसी ने भी इनके बेटे को मौत के घाट उतारा है, वो इसके टुकड़े टुकड़े कर दे। उन्होंने अपने ख़ास आदमियों को अहमद मलक के कातलों को ढूंढने पर लगा दिया, मगर कोई भी कातिल का सुराग नहीं लगा पा रहा था। उड़ते उड़ते ये इत्तला मिली कि अहमद मलक रात को साद मलक के साथ था। ये बात तो सभी जानते थे कि दोनों बचपन के दोस्त थे। इन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी और अक्सर एक साथ पाए जाते थे। दोनों अक्सर एक साथ शहर घूमने के लिए भी निकल जाते थे। मगर अब अहमद मलक का कत्ल हो चुका था और कुछ लोगों ने शक का रुख साद की जानब मोड़ दिया था, जबकि वो लोग ये बात सोच भी नहीं सकते थे कि साद अभी महज 16 साल का था और वो ये कत्ल कैसे कर सकता है। अहमद की मैयत हवेली के सैन में रखी थी। सब लोग वहीं जमा थे। सबका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। जब 2 आदमी हवेली में दाखिल हुए, वो लोग सीधा स्मद मलक के पास जा पहुंचे। स्मद मलक को लगा कि वो लोग भी ताज़ियत के लिए आए हैं, मगर इन दोनों आदमियों ने स्मद मलक से कहा कि हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, जिसके लिए तन्हाई दरकार है। स्मद मलक दोनों आदमियों को लेकर हवेली के मर्दानखाने की जानब बढ़ गया। इन दोनों आदमियों ने कहा कि हमें पता चला है कि कातिल कौन है। इनकी बात सुनकर स्मद गुस्से से पागल हो गया और इसने इन आदमियों से कहा कि एक बार मुझे इस शख्स का नाम बता दें। इन आदमियों ने कहा स्मद से कहा कि कल रात हम लोग इसी रास्ते से गुजर रहे थे। आपका भाई अहमद मलक और अजलाल मलक का बेटा साद मलक दोनों एक साथ थे और इनकी किसी बात पर लड़ाई हो रही थी, यहाँ तक कि नौबत हाथापाई तक पहुँच गई थी। हम दोनों ने बड़ी मुश्किलों से जाकर दोनों को अलग किया था, मगर हम दोनों को ज़्यादा नहीं रोक सकते थे, क्योंकि दोनों ही हमारे मालिक हैं। इसीलिए हम लोग वहाँ से चले आए। मगर साद मलक कुछ ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे। वो बार बार अहमद मलक को धमकियाँ दे रहे थे, यहाँ तक कि इन्हें के जान से मारने की भी धमकी दे रहे थे। ये कहकर दोनों आदमियों ने एक दूसरे की जानब देखा और खामोश हो गए। लम्हे भर में समद मलक की आंखें सुर्ख हुई थी और इसने हमेशा से ही साद को अपना छोटा भाई समझा था और इसी ने इसके छोटे भाई की जान ले ली थी। समद मलक वहाँ से रुख इंतहाई गुस्से में उठा और मर्दान खाने से निकल गया। अब हम दोनों को यहाँ नहीं रुकना चाहिए, जल्दी चलो, शहर जाने के लिए बस तैयार खड़ी होगी। दोनों आदमी एक दूसरे से बात कर रहे थे और फिर सबसे छुपते छुपाते इस जगह से निकल गए। बस में बैठकर दोनों ने अपनी अपनी जेबों में हाथ मारा तो दोनों की जेबें नोटों की घड़ियों से भरी पड़ी थी। दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे की जानब देखा और बस रवाना हो गई। पीछे समद मलक गुस्से से पागल हो गया था। इसने हवेली की सैन में जाते ही साद का बाजू पकड़ लिया और इसे बुरी तरह मारने लगा। अचानक सब लोग हैरान हुए, क्योंकि समद पर जुनून सवार हो गया था। वो साद को बुरी तरह मार रहा था। साद जितना अपना बचाव के लिए कोशिश करना, इतना ही समद ने जुनून भरता जा रहा था। लोग समद को रोकने की कोशिश कर रहे थे। साद हैरान था कि आखिर समद को हुआ क्या है, वो इसे क्यों मार रहा है। फिर बड़ी मुश्किल से लोगों ने समद को काबू किया। अहमद मलक की मैयत हवेली के सैन में रखी थी और बड़ा भाई अपने ही चचा के बेटे को बुरी तरह से मार रहा था, यहाँ तक कि साद की नाक और मुंह से बुरी तरह खून निकलने लगा। मनाहिल भी अपने भाई का ये हशर देखकर अपनी जगह हैरान रह गई थी। सभी स्माद मलक से पूछ रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो इस तरह कर रहा है। इसने ही मेरे भाई को मारा है। ये सुनकर सबके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सभी हैरत और बेयकीनी से साद की जानब देख रहे थे। वो भला कैसे किसी का कत्ल कर सकता था। अजलाल मलक तड़प कर आगे बढ़े और कहने लगे, समाद तुम्हें कोई लाजमी कोई गलत फहमी हुई होगी। भला साद ऐसा क्यों करेगा? वो तो अहमद का दोस्त है। मैंने आज तक अपने बेटे को असला नहीं दिया और तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारे भाई का कातिल है। अजलाल मलक की आवाज़ गुस्से से कांप रही थी।
क्योंकि वो जानते थे कि समाद मलक अपनी बात पर कायम रहा तो इस सब का क्या नतीजा निकलेगा। दोनों खानदान बुरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। आप इससे पूछें कि ये कल रात कहाँ था। सब ने इसकी तरफ देखा। मैं कल रात अहमद के साथ ही था, मगर मैं तो घर आ गया था और इसने कहा था कि इसे किसी ज़रूरी काम से जाना है। साद ने अटकते हुए अपनी सफाई दी। झूठ बोल रहा है, कल रात को इसकी किसी बात पर अहमद से लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से इसने अहमद को जान से मार दिया। समाद एक बार फिर से खुद को छुड़ाकर साद को मारने लगा। लोगों ने इसे काबू किया। जलाल मलक आगे बढ़े और समाद से कहने लगे कि अभी तुम्हारी भाई की मैयत इस हवेली में मौजूद है। पहले इस दफना कर आते हैं और फिर इस बात का फैसला करते हैं। ये कहते हुए इनकी आंखें सुर्ख हो रही थी। इनका जवान बेटा इस दुनिया से गया था। वो इसे मनो मट्टी तले दफनाने की बात कर रहे थे। और फिर अहमद मलक की मैयत को कंधों पर उठा लिया गया। जलाल मलक की बीवी जीनत बेगम बुरी तरह से रो रही थी। वो माँ थी। इनका कलेजा बाहर आने को बेताब था। इनके जिगर के टुकड़े को यूं कब्रिस्तान ले जाया जा रहा था। दूसरी जानब जलाल मलक की बेगम और बेटियां सहमी हुई खड़ी थी। इनका इकलौता बेटा और भाई बेहद खतरे में आ गया था। वो लोग सब बहुत अच्छे से जानते थे कि साद कभी किसी को कत्ल नहीं कर सकता, बल्कि वो तो इसे पढ़ाना लिखाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने इसका शहर के कॉलेज में दाखिला करवा दिया था और वो चंद दिन की छुट्टियां गुजारने पर ही आया था। मगर जहाँ ये मुसीबत टूट पड़ी थी, वो जानते थे कि इनके बेटे पर ये झूठा इल्ज़ाम है। इसे फंसाने की कोशिश की जा रही है, मगर इस बात को वो साबित नहीं कर सकते थे। अहमद मलक को मनो मट्टी तले दफना दिया गया। इसकी कब्र पर मट्टी डालते हुए जलाल मलक बच्चों की तरह रोए थे। आज तक इन्हें कभी किसी ने रोते हुए नहीं देखा था। इनका रोब और दबदबा सिर्फ इसी गांव में नहीं था, बल्कि आसपास के सारे गांव में भी था। लोग इनके नाम से ही डरते थे। उन्होंने कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की थी, हमेशा ही सबके साथ इंसाफ करने की कोशिश की थी। मगर आज इनके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो गई। इनका बेटा कब्र में जा सोया था। वो खुद पर काबू नहीं रख पा रहे थे। सबसे बड़ी ही मुश्किल में इन्हें संभाला था। हवेली पहुंचे तो हवेली की फ़िज़ा बहुत ही भारी महसूस हो रही थी। गांव के कुछ बड़ों ने बैठकर दोनों खानदानों से कहा कि इस बात का फैसला अब कल होगा, क्योंकि अभी सब लोग गुस्से में हैं। वो रात सब पर ही भारी गुजरने वाली थी। कोई भी एक समय के लिए नहीं सोया था। नींद सबकी आंखों से कोसों दूर थी। साद तो जलाल मलक का इकलौता बेटा था। वो कैसे अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से जाने दे सकते थे। यही बात सोच सोच कर इनका दिल बैठा जा रहा था। इन्हें अहमद भी इतना ही अजीज था और इन्हें पूरा यकीन था कि साद को फंसाने की कोशिश की जा रही थी। जलाल मलक की हवेली के लॉन में ही पंचायत बैठ गई थी। साद को मुजरम के तौर पर सबके सामने लाया गया। अजलाल मलक साद को लेकर जलाल मलक की हवेली के लॉन में मौजूद थे। अपनी बीवी और दोनों बेटियों को उन्होंने इस पंचायत में आने की इजाज़त नहीं दी थी, क्योंकि वो सालों से ऐसी पंचायत के फैसले करते आ रहे थे। मगर उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो खुद भी कभी इस पंचायत का फैसला सुनने के मुंतज़िर होंगे। अजलाल मलक की बेगम ज़िद करके इस पंचायत में चली गई, क्योंकि वो अपने बेटे को किसी भी सूरत अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। मनाहिल और रामीन घर पर ही थे। 11 साल रामीन कई बार मनाहिल से पूछ चुकी थी कि ये सब क्या हो रहा है, मगर मनाहिल इसे क्या बताती। इसके पास बताने को कुछ नहीं था। वो दोनों हवेली की छत पर खड़ी जलाल मलक की हवेली के लान की जानब देख रही थी। पंचायत बैठ गई थी। जलाल मलक बिल्कुल खामोश थे। एक जानब इनका अपना बेटा था जिसे वो कल दफना के आए थे, तो दूसरी जानब इनके भाई और भतीजा था। वो कोई भी फैसला नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये समाज की ही जिद थी कि पंचायत बैठेगी और फैसला होगा। सब लोग धड़कते दिल के साथ पंचायत का फैसला सुनने के मुंतज़िर थे। इस खामोशी में समाद मलक की आवाज़ उभरी थी। इसकी ज़रब इस कदर शदीद थी कि जलाल मलक और जमीला बेगम तड़प उठे थे। समाद मलक कत्ल का बदला कत्ल ही चाहता था। वो लोग कैसे अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरता हुआ देख सकते थे। मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। इसे मारने की बात कर सकते हैं। अजलाल मलक की आंखें लाल हो रही थी। ठीक है, अगर तुम कत्ल का बदला नहीं देना चाहते तो तुम्हें अपनी बेटी को वन्य करना पड़ेगा। ये बात सुनकर सबको सांप सूंघ गया था। समाद अच्छे से जानता था कि चचा अपनी दोनों बेटियों से किस कदर मोहब्बत करते हैं।
इनके लिए ये फैसला कितना मुश्किल होगा। और वैसे भी इसका मकसद इसकी बेटी को वनी करना नहीं था, बल्कि अपने भाई के कत्ल का बदला लेना था। जलाल मलक एक ताकतवर शख्स थे, सभी हैरान और परेशान थे कि अब क्या होगा। जलाल मलक इस सारे मामले में कुछ नहीं बोले, वो अपने के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। वो आज खुद को बेहद कमज़ोर महसूस कर रहे थे। आज जलाल मलक का झुका हुआ सर उठा था। उन्होंने एक नज़र अपने इकलौते लखते जिगर की जानब देखा, जो बेहद घबराया हुआ वहाँ बैठा था। वो अगर अपनी बेटी को बचा लेते तो इनका बेटा इनके सामने ही कत्ल कर दिया जाता, और अगर बेटे को बचाते तो बेटी कम अज़ कम जिंदा तो रहती। उन्होंने अपनी बेटी को वनी में देने का फैसला कर लिया। सबकी नज़रें जलाल मलक पर जमी थी, मगर समाद इस फैसले से खुश नहीं था। फिर इस भरे मजमे में जलाल मलक की आवाज़ गूंजी थी। वो कह रहे थे कि मैं अपनी बेटी को वनी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मनाहिल के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। जमीला बेगम फूट फूट कर रोने लगी थी। साद ने बेख्तियार अपने सर को थामा था। समद मलक ने अपने अंदर उठते तैश का गला घोंट रहा था। जलाल मलक अब भी खामोश बैठे थे। पंचायत में से एक बुजुर्ग की आवाज़ उभरी थी। वो जलाल मलक को मुखातब करके कह रहे थे कि तुम जलाल मलक की बेटी का निकाह अपने किसी मुलाजम से करना चाहोगे या फिर अपने बेटे से करना चाहोगे। अब सबकी नज़रें जलाल मलक पर थी। वो बस ज़मीन को घूर रहे थे। फिर उन्होंने आस्तगी से सर उठाकर समाद मलक की जानब देखा और उससे पूछा कि क्या बदला लेना ज़रूरी है? ये हमारे अपने लोग हैं। ये कहते हुए जलाल मलक की आवाज़ कांप रही थी। मुझे इनकी बेटी वनी में नहीं चाहिए। मुझे अपने भाई के कत्ल का बदला चाहिए, और कत्ल का बदला कत्ल होता है। मैं खुद अपने हाथों से अपने भाई के कातिल को मौत के घाट उतारना चाहता हूँ। समाद मलक ने खड़े होकर कहा था। जलाल मलक भी खड़े हो गए थे। वो हरगिज़ भी अपने भाई के बेटे को जान से नहीं मारना चाहते थे। उन्होंने अपने बेटे की जानब देखते हुए कहा, अगर तुम मनाहिल से निकाह पर राज़ी हो तो ठीक है, वरना मैं मनाहिल का निकाह अपने किसी भी मुलाजम से कर दूंगा। ये कहकर उन्होंने चंद मुलाजमों को आवाज़ दी। वो सब इनकी एक आवाज़ पर दौड़े चले आए। पल भर में ही समाद मलक की आंखों में खून उतरा था। वो अपनी मोहब्बत को यूं किसी और का होते हुए कैसे देख सकता था। वो हरगिज़ भी नहीं चाहता था कि इसकी मोहब्बत का तमाशा यूं भरे बाजार में बने, मगर अब वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि इसका अपना बाप अपने बेटे के कातिल को सज़ा देने के लिए राज़ी नहीं था। इसलिए वो जहाँ कमज़ोर पड़ गया था, जिस मोहब्बत को इसने खुद से छुपाकर 7 पर्दों में रखा था, आज यूँ रुस्वा हो रही थी। इसके घर के नौकरों को इससे निकाह करने के लिए खड़ा कर दिया गया था। इसने एक नज़र मुलाजमों पर डाली। वो लोग इस नज़रों का मफहूम समझकर पीछे हट गए। ठीक है, मैं मनाहिल से निकाह करने पर तैयार हूँ। ये कहते हुए इसे खुद भी अपनी आवाज़ अजनबी महसूस हो रही थी। अजलाल मलक ने टूटे हुए लहजे में अपने पीछे खड़ी एक मुलाजमा से कहो, जाकर मनाहिल को ले कर आओ। मुलाजमा जब मनाहिल को बुलाने आई तो मनाहिल गुमसुम सी खड़ी थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो इन सब का सामना कैसे करेगी। जब मुलाजमा ने आकर अजलाल मलक का पैगाम दिया तो सोच में पड़ गई। इसे यकीन नहीं था कि इसके कंधे पर पड़ा दुपट्टा अपने सर पर ओढ़ा और मुलाजमा के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। 11 साला रामीन भी इसके साथ जाने की जिद करने लगी। जब वो दोनों मुलाजमा के साथ जलाल मलक की हवेली की लान में पहुंची तो फिजा में छाया हबस मज़ीद बढ़ गया, यहाँ तक कि सांस रोकने लगा था। मनाहिल का दिल भी बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। इसे अपनी मौत करीब ही नज़र आ रही थी। वो खामोशी से अजलाल मलक के बराबर में जाकर खड़ी हो गई। इसने एक ज़ख्मी नज़र अपने बाप पर डाली, जिसका सर झुका हुआ था। वो अपनी जान से अजीज़ बेटी की कुर्बानी दे रहे थे। उन्होंने यही सोचा था कि कम अज़ कम इनकी बेटी ज़िंदा तो रहेगी, वरना भी इनके सामने ही इनके बेटे का कत्ल कर दिया जाता। और वो सर उठाए इनकी तरफ देख रही थी। तुम्हारा निकाह समाज से हो रहा है। ये कहते हुए जलाल मलक की आंखों में आंसू आ गए। वो भी जानते थे कि वनी का मतलब क्या होता है, मगर इन्हें समाज से इतनी सफाकी की उम्मीद नहीं थी। इसीलिए वो मनाहिल का हाथ इसके हाथ में दे रहे थे। मनाहिल दुख और बेयकीनी से अपने बाप को देख रहे थे। बाबा, मुझे वनी नहीं होना है। ये कहते हुए इसे अपनी आवाज़ किसी खाई से आती हुई महसूस हुई थी। पल भर में सब कुछ बदलने वाला था। फिर वो मनाहिल के लाख इनकार के बावजूद इसका निकाह समझ से कर दिया गया। निकाह हो चुका था। सारे लोग आस्ता आस्ता उठकर वहाँ से जाने लगे थे। अब वहाँ सिर्फ जलाल मलक और अजलाल मलक के घर वाले ही रह गए थे।
सब लोग एक दूसरे से नज़रें झुकाए थे, चुरा रहे थे। मनाहिल बिल्कुल साकत सी बैठी थी। इसे अपने बाबा से ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। समादा जलाल मलक से मुखातब हुआ और इनसे कहने लगा कि चचा जान, अब आप खुशी खुशी अपनी हवेली में वापस चले जाएं। आपके बेटे की जान बच चुकी है, मगर अब आप अपनी बेटी को भूल जाएं। आपने खुद इसे अपने हाथों से वनी किया है, और आप भी जानते हैं कि वनी की गई लड़कियां कभी भी अपने घरों को वापस नहीं लौटती। ये कहते हुए इसने एक नज़र मनाहिल के झुके हुए सर पर डाली और आगे बढ़कर एक झटके से इसका हाथ पकड़कर इसे खड़ा कर दिया और इसे लेकर अंदर हवेली की जानब बढ़ गया। अजलाल मलक भारी दिल के साथ अपनी बीवी, बेटे और एक बेटी के साथ अपनी हवेली में आ गए। आज की रात इन पर बहुत भारी गुजरने वाली थी। घर आकर वो अपने कमरे में बंद हो गए। जमेला बेगम को किसी सूरत चैन नहीं था। इनकी जान से प्यारी बेटी बनी हो गई थी। ऐसी माँ को कैसे चैन मिल सकता था। साथ साथ झुकाए बैठा था। जो गुनाह इसने नहीं किया था, इसकी सज़ा इसको बहन को मिल रही थी। वो बहन जो इसे कल रात तक तसल्ली दे रही थी कि आज इसे ही वनी कर आया था। समाद मनाहिल को लेकर हवेली में दाखिल हुआ और अपनी ख़ास मुलाजमा के हाथ में मनाहिल का हाथ दे दिया और इसे कहा कि इसे मेरी नज़रों के सामने से ले जाओ। मुलाजमा इसकी बात का मतलब समझ गई और मनाहिल का हाथ सख्ती से थाम कर इसे हवेली के तहखाने में बने हुए कैद खाने में ले गई। समाद मलक ने बेइंतहा नरमी से मनाहिल का हाथ थामा हुआ था, मगर जब इस मुलाजमा ने मनाहिल का हाथ थामा तो इसके मुंह से चीख निकल गई। इस मुलाजमा ने मनाहिल को कैद खाने में बंद कर दिया था। वो रोती रही, मगर जाने समाद कहाँ चला गया था। मनाहिल को इस तहखाने में बंद 2 दिन गुजरने वाले थे जब मुलाजमा ने इस पर हाथ उठाया था और वो बेहोश हो गई थी। वो लाडों में पली थी। भला इतनी सख्ती की कहाँ आदत थी। आखिरकार 2 दिन बाद समाद को मनाहिल का ख्याल आ ही गया। वो मनाहिल को मुलाजमा के हवाले करने के बाद होश शहर आ गया था। वो नहीं जानता था कि मुलाजमा ने मनाहिल के साथ क्या किया होगा। जब वो 2 दिन बाद हवेली लौटा तो इसने मुलाजमा से मनाहिल के बारे में पूछा तो इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जब मुलाजमा ने इसे बताया कि वो तहखाने में कैद है और फ़ौरन ही कैद खाना भागा। वहाँ पड़ी बेहोश मनाहिल दिखाई दी। वो फ़ौरन इसकी जानब बढ़ा और इसके नाजुक गालों पर उंगलियों के निशान देखकर बुरी तरह से चलाया कि इस पर हाथ किसने उठाया है। मुलाजमा काम कर रह गई। वो तो इसे महज एक वनी में आई लड़की समझ रही थी। साहब ये काबू में नहीं आ रही थी, इसीलिए इन पर हाथ उठाना पड़ा। मुलाजमा ने डरते हुए कहा, तुम्हें इस बात की सज़ा मिलेगी। तुमने किससे पूछकर इसे तहखाने में बंद किया और फिर इस पर हाथ उठाया। ये कहते हुए समाद ने मनाहिल को अपनी बाहों में भर लिया, इसे वहाँ से लेकर निकल गया। सब लोग हैरत से इसे देख रहे थे। 2 दिन पहले तक वो इंतकाम की आग में झुलस रहा था और इसी कातिल की बहन को तकलीफ पहुंचाने पर बुरी तरह तड़प रहा था, और आज वो मनाहिल को अपनी बाहों में उठाए अपने कमरे में ले आया और इसे अपने बेड पर लटा दिया। मनाहिल अब तक बेहोश थी। वो ये बात भी जानता था कि मनाहिल ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया होगा। इसने खुद को मलामत किया कि वो क्यों मनाहिल से लापरवाह हो गया था। वो भले जितना भी संग दिल सही, मगर अपनी मोहब्बत के मामले में वो बहुत नरम दिल था और मनाहिल को तकलीफ़ में नहीं देख सकता था। इसने मनाहिल के मुंह पर पानी के छंटे मारे। मनाहिल होश में आने लगी और फिर इसने अपनी आंखें खोल दी। इसे आंखें खोलकर सबसे पहले समाद का चेहरा नजर आया था तो वो फौरन से उठकर बैठ गई। खौफ और दहशत से इसका पूरा जिस्म कांप रहा था। अब तक 2 दिन पहले वाले ही कपड़ों में मलबूस थी। इसने के चेहरों और हाथों पर जगह जगह खराशों के निशान थे। मनाहिल अपनी जगह से उठकर बैठ गई। वो खौफसदा नज़रों से समाद को देखने लगी। आपके कहने पर इस मुलाजमा ने मुझे इस जगह कैद किया था, मनाहिल ने बेयकीनी से समाद से पूछा। इसकी आंखों से झलकता खौफ बासानी देखा जा सकता था। इसने आपके कहने पर मुझ पर हाथ उठाया और देखें, इसने मुझे धक्का भी दिया। अपने हाथों की खराशें देखकर वो बुरी तरह रोने लगी थी। समाद को ऐसा लगा किसी ने इसके दिल मुट्ठी में ले लिया हो। मनाहिल, तुम उठो, मुँह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भिजवाता हूँ। समाद एक नज़र इसके रोते बलकते वजूद पर डालकर कमरे से निकल गया। इस दिन के बाद मनाहिल को किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ा। जलाल मलक और ज़ीनत बेगम का रवैया भी इसके साथ सही था, मगर समाद इस दिन के बाद इसे दोबारा अपने कमरे में नहीं आया था। मनाहिल इसी के कमरे में रह रही थी।
समाद और इसके दरमियान कोई भी बात नहीं हुई थी, मगर जब जब वो अपने भाई की मौत को याद करता इसका दिल दुख से भर जाता था। इसीलिए वो मनाहिल के सामने नहीं जाता था। समाद इन दोनों आदमियों को रात दिन ढूंढ रहा था जिसने इसे ये बताया था कि साहद ने अहमद को कत्ल किया है, मगर इस दिन के बाद से वो लोग गांव में दिखाई नहीं दिए थे। मनाहिल को यहाँ रहते हुए 2 माह गुजर चुके थे। वो जलाल मलक और जीनत बेगम का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती थी और दिन रात इनकी खिदमत में लगी रहती थी, मगर ऐसा लग रहा था कि इन दोनों ने जीने की वजह ही ख़त्म हो चुकी है। मनाहिल अपने घर वालों से मिलना चाहती थी। इसे अपने माँ बाप याद आ रहे थे, मगर वो जानती थी कि वो समाद की इजाज़त के बगैर अपने घर वालों से नहीं मिल सकती। रात के 2 बज चुके थे, मगर समाद अभी तक घर वापस नहीं आया था। फिर आखिरकार इसे समाद की गाड़ी हवेली में दाखिल होती हुई दिखाई दी। मनाहिल फ़ौरन से नीचे आ गई। समाद गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उतर रहा था जब हवेली की लान में इसे मनाहिल खड़ी हुई दिखाई दी। वो मनाहिल की जानब आ गया और इसे कहने लगा कि तुम रात के इस पैर यहाँ क्या कर रही हो। इसके लहजे में सख्ती नुमायाँ थी। मनाहिल ने घबराकर इसकी जानब देखा और इसे कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जाओ अपने कमरे में, मैं वहीं आ रहा हूँ। समाद ने इसके घबराए हुए चेहरे से नज़रें हटा लीं। मनाहिल फ़ौरन से अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद समाद भी आ गया। मनाहिल इसे कहने लगी कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। इसकी बात सुनकर समाद की आंखें सुर्ख हो गई। इसने मनाहिल से कहा कि कुछ दिन रुक जाओ, बस मुझे एक बार वो दोनों आदमी मिल जाएं, फिर तुम्हारे भाई को अदालत के ज़रिए सज़ा दिलवाऊँगा और तुम्हें भी आज़ाद कर दूँगा। फिर चली जाना अपने घर, क्योंकि ये फ़ैसला मेरे बाप ने किया था, मगर मुझे कत्ल का बदला कत्ल चाहिए। ये कहकर समाद कमरे से चला गया। मनाहिल खामोश खड़ी रह गई। वो नहीं जानती थी कि इसकी किस्मत में क्या लिखा है। वो तो समाद की मोहब्बत से भी वाकिफ़ नहीं थी। वो दिन भी एक आम सा दिन था जब समाद के ख़ास आदमी इन 2 आदमियों को लेकर हवेली में दाखिल हुए। वो अपने कमरे की खिड़की में खड़ी ये मंजर देख रही थी। समाद भी अंदर आता हुआ दिखाई दिया। वो आदमी समाद को देखते ही इसके कदमों में गिर गए और कहने लगे, हमें माफ़ कर दें, हमें तो ये काम करने के पैसे मिले थे। दूसरे गांव के वडेरे ने हमें ये सब करने के लिए कहा था, क्योंकि इसने ही अहमद का कत्ल करवाया था और इल्ज़ाम साद पर डाल दिया था। जलाल मलक भी वहीं खड़े थे। वो लोग अपना सर पकड़ कर बैठ गए। इसी वक्त पंचायत बैठाई गई। इन आदमियों को इन वडेरे के खिलाफ गवाह के तौर पर पेश किया और फिर सब ने देखा कि कत्ल का बदला कत्ल करके ही लिया गया था। इस बार समाद मलक अपने फैसले से पीछे नहीं हटा था। इसने अपने भाई के कातलों को इनके अंजाम तक पहुंचाया था और भरी पंचायत में अपने चचा और साद से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी थी। अजलाल मलक ने दिल पर पत्थर रख के अपने भाई और समाद से सुलह कर ली थी। उधर मनाहिल अपने कमरे में सहमी हुई बैठी थी। समाद ने कहा था कि वो इसे आज़ाद कर देगा, मगर वो हरगिज़ भी इस रिश्ते से आज़ाद नहीं होना चाहती थी। मगर वो तो समझ रही थी कि इसका वजूद समाद पर महज बोझ है। वो आज तक नहीं समझ सकी थी कि समाद इससे मोहब्बत भी करता है, वरना कौन वनी में आई लड़की की तकलीफ़ पर तड़प उठता है। वो अपने कमरे में बैठी थी जब समाद मलक कमरे में दाखिल हुआ। वो आज तीसरी बार कमरे में आ रहा था और आकर खामोशी से जूतों समेत बेड पर लेट गया, वरना वो इससे पहले दोनों बार महज दरवाजे में ही खड़ा रहा था। आज थकन इसके चेहरे से आया थी। मनाहिल ने एक सहमी हुई नज़र इस पर डाली और इसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। वह समाद के कदमों में बैठ गई। समाद ने हैरानगी से इसे देखा। मनाहिल से कहा, मुझे तलाक मत देना, भला मैं वनी में होकर आई हूँ, मगर हमारा निकाह हुआ है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। समाद ने थकी थकी नज़र इस पर डाली, इसे अपने कदमों से उठाकर अपने बराबर में बिठा लिया और इससे अपने किए की माफ़ी मांग कर कहा कि जाओ अपने घर वालों से मिलाओ, मैं शाम को तुम्हें लेने आऊँगा। और फिर कुछ दिनों में ही दोनों हवेलियों का माहौल खुशगवार हो गया था। सबके दिल एक दूसरे के लिए साफ हो गए थे।